बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सिर्फ पास होने का जुगाड़ बता दो, तो मैं आप लोगों के लिए 50 टॉपिक्स की वो लिस्ट लेके आया हूं जिसमें से तकरीबन 70 to 80% पेपर बनता है। देखो ये बात सच है कि डेरिवेशन सिर्फ 7 से 8 नंबर के आएंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी थ्योरी भी आएगी। मानकर चलो कि 70 नंबर में से 30 से लेके 35 नंबर की थ्योरी आपको मिलेगी। वो कौन कौन से थ्योरी के टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, मैं आपको एक एक करके चैप्टर वाइज बता रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आप देखो तो जो सबसे पहली डेरिवेशन है आपको जो करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से। दूसरा आपको टॉर्क की एक्सप्रेशन करनी है विच इज पीई साइन थीटा, आपको याद होगा। और इसका आपको ना वेक्टर वेक्टर फॉर्म भी करना है। और इसके अंदर आपको अगर मालूम हो तो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एक स्पेशल केस है, वो करना है। दूसरा, जब आप टॉर्क पढ़ोगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नॉन यूनिफॉर्म में भी पढ़ लेना कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डायपोल को रखते हो तो उस पर फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, यहां पे सिर्फ टॉर्क लगता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी याद करनी है, उनके रीजन भी याद करने हैं। गॉस लॉ पे आए तो गॉस लॉ के अंदर उसकी एक्सप्रेशन याद करनी है, स्टेटमेंट याद करनी है। और इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, शीट के लिए और होलो स्फीयर के लिए, शेल के लिए सारी डेरिवेशंस करनी है और उनके सबके ग्राफ भी करने, बिकॉज ग्राफ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पोटेंशियल वाले चैप्टर में से पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जर्नल पॉइंट पे करना है। एक डेरिवेशन थी अगर आपको याद होगा, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, आपको ये डेरिवेशन भी करनी है। उसके बाद एक्सप्रेशन करनी है पोटेंशियल एनर्जी की, अगर आपको याद हो के Q1 Q2 अपॉन में R और Q1 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस Q2 इंटू वी एक्सटर्नल। काफी सालों में ये बहुत बार रिपीट हुई है, तो ये डेरिवेशन आपको नहीं छोड़नी है। उसके बाद कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ डेरिवेशन जरूर करनी है। ठीक है, वो जो C इक्वल टू एप्सिलॉन बाय डी एयर के साथ, और फिर उसके साथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन करनी है हाफ CV स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये दो चैप्टर की डेरिवेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस, दोनों की डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है। या आप देखो ना, दो चैप्टर्स हैं और दो चैप्टर में से मैंने सिर्फ आपको 9 डेरिवेशंस बताई हैं। आप बिल्कुल इस झोल में फंसना कि सिर्फ पूरे सिलेबस में से 10 कर लो, 15 कर लो। बेटा एटलीस्ट आपको ये 50 डेरिवेशन और टॉपिक जरूर करने पड़ेंगे, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। वरना सिर्फ हो सकता है सिर्फ पास पास हो जाओ या फिर ढंग से पास भी ना हो। ठीक है, चलो जी, थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, अगर आपको याद हो I इज इक्वल टू वीना का जो रिलेशन है, आपको ये जरूर डिराइव करना है, बिकॉज एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा मोबिलिटी का एक रिलेशन क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, वीडी इज वीडी अपॉन में ई होता है, जो कि हमने ई टाउ बाय एम बनाया था। रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के वैल्यू फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेंपरेचर कोएफिशिएंट, ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेंपरेचर, अगर आपको याद होगा रो का फॉर्मूला एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ था दोस्तों। और फिर हमने ग्राफ बनाए थे, कंडक्टर के लिए बनाया था, सेमीकंडक्टर के लिए बनाया था, अलॉय के लिए बनाया था, तो वो ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद कंडीशन निकालनी है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, डायग्राम आपको याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज में आपकी पोजीशन ऑफ बैटरी और किलोमीटर एक्सचेंज कर देते हैं तो उससे बैलेंस कंडीशन में क्या फर्क आता है वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब दो सेल को सीरीज में लगाते हैं और जब दो सेल को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या केस होता है, यानी कि आपको करंट के चैप्टर में से 7 नंबर का चैप्टर है ये सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 डेरिवेशन ही मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं। अगला यूनिट आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से आपको देखो कौन कौन सा करना है, एक तो बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट आना चाहिए, डेरिवेशन नहीं आना चाहिए। उसके अलावा नहीं आना चाहिए मतलब नहीं आता एग्जाम में, है ना। उसके बाद करंट कैरिंग लूप की वजह से, आपको याद होगा करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2 रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। उसके बाद स्टेट एंड डेराइव एम्पियर सेकेंड लॉ, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ उसकी एप्लीकेशन थी कि सोलोनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जिसका फॉर्मूला आता था म्यू नॉट एन आई। ये डेरिवेशन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो पैरेलल वायर्स के बीच में जब करंट पास करता है तो जो फॉर्मूला बनता है F अपॉन में L इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन में R, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो 1 एम्पियर करंट को प्रूव करते थे कि भाई डिफाइन 1 एम्पियर, वो भी करना है आप लोगों को, जरूर करना, ठीक है। गैलोनोमीटर करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, वर्किंग करनी है, डायग्राम बनाना है, उसका कन्वर्जन गैलोनोमीटर का एमीटर इनटू वोल्टमीटर, और इसके एनसीईआरटी के सिर्फ 2 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो जरूर कर लेना। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इनका डिफरेंशिएट करना होगा, जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इनकी ना कई सारी किताबों में ना डिफरेंस की एक टेबल बनी, वो टेबल याद कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इन सब के एग्जाम्पल याद कर लो, कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल याद कर लो, फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल याद कर लो, और डायमैग्नेटिक में एग्जाम्पल याद कर लो। कहां से एग्जाम्पल याद कर लो सर? एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको सारे याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में बोलेगा कि 5 मटेरियल दे रखे हैं, इनमें से बताओ फेरो कौन सा है, इनमें से बताओ डाया कौन सा है, इनमें से बताओ पैरा कौन सा। तो ये इसलिए आपको सारे याद होने चाहिए। तो अगर आप देखो 4 और 5 चैप्टर में, यानी कि 8 नंबर की हमारी यूनिट है, 8 मार्क्स की, इसमें से 1 2 3 4 5 6 डिविजन करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलो जी, अगला है भैया ईएमआई और एसी। इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल का फॉर्मूला डिराइव करना आप लोगों को आना चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, और म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि एम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन में ए बाय एल। ये तो 2025 में भी डेरिवेशन पूछी गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सप्लेन भी करना चाहिए, उनके डिराइव भी करना आना चाहिए। उसके बाद लेंस लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट, और कैसे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वो जरूरी है। ऑल्टरनेटिंग सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर का रिलेशन भी आता है, यानी कि जब आप अपने कैपेसिटर को या इंडक्टर को ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस लगाते हो तो उसमें करंट का रिलेशन, फेज का रिलेशन कैसा होता है वो भी आता है। और एलसीआर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही भैया, उसका फेजर डायग्राम भी, वहां पे इंपेडेंस भी और इंपेडेंस ट्रायंगल भी, ठीक है जी। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर यानी कि हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी ये लास्ट ईयर आया है बेटा, ये लास्ट ईयर आया हुआ है। ये कितना था इसका फॉर्मूला? ये था हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद ट्रांसफार्मर पूरा प्रिंसिपल भी, वर्किंग भी, और एसी जनरेटर भी पूरा प्रिंसिपल भी, वर्किंग भी, और एनसीईआरटी में जो उसके एग्जांपल्स हैं आपको बस वही करना है, उसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं करना है। यानी मैं इस 7 नंबर की यूनिट में 7 से 8 नंबर की यूनिट अगर ये है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 डेरिवेशन करने के लिए आपको बोल रहा हूं। अगली बात है ईएम वेव्स की, 3 नंबर का है। इसमें आपको क्या क्या याद करना है? आपको सारे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, कौन कौन सी होती है? जी, एक्स, यूवी, आईएमआर यानी कि गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इन सब के यूजेस आपको याद करने हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की रेंज याद करनी है, सबकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भाई ये फलानी कोई वेव है, इसका वेवलेंथ इतना है, बताइए कौन सी वेव है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए और उसके यूजेस भी आने चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी में एक प्रोडक्शन और डिटेक्शन का एक ना टेबल बना हुआ है, उसको याद कर लो कि भाई कौन सी वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करने का तरीका होता है क्रिस्टल और मैग्नेटॉन वॉल्व, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो टेबल जरूर करनी है। उसके अलावा एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आईडी, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। इसका डेरिवेशन 2025 में आया था, 26 में भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ये जरूर करके जाना है। चलो रे ऑप्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले टीआर, उसकी कंडीशन, उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कौन कौन सा? देखो रियल एंड अपेरेंट बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो उस पर न्यूमेरिकल पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर पोरोप्रिज्म के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यानी वो जो ट्राइंगल वाले, जो प्रिज्म वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आ रहे हैं, उनका थ्योरी भी आ रहा है, और सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, ही जरूर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये डेरिवेशन मुझे लगता है तो मैंने देखी होगी, ये भी आ रही है, इसी की हेल्प से आपने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया था। लेंस मेकर फॉर्मूला कौन सा था सर? 1 अपॉन में एफ, 1 अपॉन में एफ म्यू माइनस 1, 1 अपॉन में आर माइनस 1 अपॉन में R2। और फिर याद करो हमने लेंस को लिक्विड में डाल दिया था, और जैसे ही मैंने लेंस को लिक्विड में डाला तो उसकी फोकल लेंथ में चेंजेस आ जाते हैं, तो याद करो उसका फॉर्मूला क्या था? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड म्यू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू एफ। तो ये अगर आप करोगे तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से तो पक्का इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली बनाए गए हैं, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। सिंपल चाहे आप छोड़ सकते हो, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के दोनों केसेस कौन से सर? देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना 2 तरीके से केसेस पड़ते हैं। पहला, एक बार इमेज बनती है डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे, और दूसरा इमेज बनती है इंफिनिटी पे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में दोनों केसेस आपको करने हैं, उनके दोनों के रेडियोग्राम याद करने हैं, और दोनों की डेरिवेशन और मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहां पे लिख रखा है, ये वाला है। उसके बाद आपको याद होगा मैंने अभी वन शॉट रिसेंटली ही पढ़ाया है, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को, और मैंने वहां पे पढ़ाया है कि कैसे हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो कि सजिग्रेन है, वो हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से एडवांटेजेस है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एडवांटेजेस है रिफ्रैक्टिंग से, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यानी कि आपको रे ऑप्टिक्स में बस 1 2 3 4 5 5 या 6 7 मान लो, क्योंकि ये इसके अंदर 2 3 है, ये कराने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा इसके अंदर ना, इसके अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर इसके अंदर ना प्रिज्म का न्यूमेरिकल पक्का है, आएगा। और अगर आपको थोड़ा इंश्योर करना है कि टॉपिक कहां से पूरा करें, तो मैंने एक प्रिज्म का और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वन शॉट लिया था, रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, वो वहां से देख लेना, उसके बाहर सवाल आ ही नहीं सकता बेटा, है ना। चलो जी, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स के अंदर प्रूफ ऑफ हाइगन्स एंड
प्रूफ स्टडी एंड प्रूफ हाइगेंस प्रिंसिपल, और हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूव करना, यानी कि एंगल आई और एंगल आर को प्रूव करना, और वो साइन आई अपॉन में साइन आर को प्रूव करना। ये मैंने रिसेंटली वेव ऑप्टिक्स को पढ़ाया है दोस्तों। देखो अगर आप मेरे से कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे जुड़े हुए हो तो मैंने सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया है बेटा, ठीक है जी। उसके अलावा कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न की, और फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन क्या होती है। उसके बाद ये इंटेंसिटी का रिलेशन ये मैंने क्लास में डिराइव कराया है। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने पढ़ाया है। फ्रिंज विड्थ की मैंने बताई दी आपको। वेरिएशन ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है, ये आप बता दो, सुनो 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 सुनो, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन में डी था, मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया है। जैसे ही मैं किसी वाईडी से के सेटअप को फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर लिया मैंने लैम्डा डी बाई डी, जैसे ही मैं इसको किसी कंटेनर में डालता हूं, किसी लिक्विड में डाल देता हूं, तो नई फ्रिंज विड्थ हो जाती है बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन में म्यू। ये तो 2025 में भी सवाल आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, लेकिन कहां पढ़ाया हुआ है, मेरे वन शॉट में पढ़ाया हुआ है, उसको वहां से देख लेना आप अगर आपको मेरी जरूरत हो तो, ठीक है। उसके बाद डिफाइन कर दो डिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉस का डिफ्रैक्शन का क्या होता है, और वेरिएशन, हाँ इंटरफेरेंस में पैटर्न ऐसे बनता था, याद करो, है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा बनता था, और डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बनता था भैया, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बनता था। तो इनके दोनों के डिफरेंसेस पैटर्न बनाने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो मैंने वेव ऑप्टिक्स में आपको 1 2 3 4, ओह डबल हो गया, तो 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक या 9 टॉपिक पढ़ने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। तो वेव ऑप्टिक्स में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स यानी कि डुअल एटम न्यूक्लियर, अरे सर इसका तो रिसेंटली मेरे ख्याल लगता है मुझे मोस्टली बच्चों ने देखा होगा, मेरा मैराथन हमने लिया था इस संडे को, उसमें मैंने 4.5 या 5 घंटे में पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपको खत्म करवा दिया, ठीक है। इसमें से क्या क्या करना है, वेरिएशन करनी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी के साथ, पोटेंशियल के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। ग्राफ बनवाए थे, क्या एक ग्राफ ऐसे आया था, याद करो एक ग्राफ ऐसे आया था, बोलो ना, और एक ग्राफ आया था इस तरीके से। तो हमने तीनों ग्राफ बनाए थे। डिटेल में पढ़ने के लिए अगेन यूट्यूब का लेक्चर देख लेना बेटा मेरे। उसके बाद हमें स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है वी नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ का। हमारा पास एक ग्राफ था वी नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो ग्राफ उसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी बनवाया था फ्रीक्वेंसी के साथ, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ भी बनवाया था फ्रीक्वेंसी का। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। उसके बाद लर्न द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना ऑर्बिट में, तो उसका रेडियस का फॉर्मूला, ये एटम का कोड टॉपिक है एक्चुअली, उसका रेडियस का फॉर्मूला, उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। उसके बाद एनर्जी स्पेक्ट्रा, यानी कि वो पूरा स्पेक्ट्रम ना, अच्छा ये बनाने के लिए आया हुआ, लोगों को यकीन भी नहीं होता कि भैया जैसे मान लीजिए पहला ऑर्बिट है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑर्बिट है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा चौथा ऑर्बिट है इसका -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आगे अगेन सो ऑन। तो पूरा स्पेक्ट्रा बनाने के लिए आता है एग्जाम में कि जब यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, तो ये सारे लाइमन होते हैं। फिर जब सेकंड में आया तो कौन से होते हैं, बाल्मर होते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया है अपने वन शॉट में, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियर डेंसिटी का एक टॉपिक आता है जिसमें वो प्रूव करने के लिए बोलता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है, सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। तो एक्सप्रेशन फॉर दी न्यूक्लियर डेंसिटी और प्रूव कि वो इंडिपेंडेंट होती है अपने मास नंबर के। उसके अलावा एक बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, उसके पूरी लेबलिंग के साथ, और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो फिजन का और फ्यूजन का है। तो मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक करने के लिए बोल रहा हूं। लास्ट अगर हम लोग आ जाएं सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों, डिस्कशन ऑफ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज किया जाता है तो वहां पे वो एक प्रोसेस फॉलो करता है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की, वो आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है, उसकी पूरी थ्योरी आनी चाहिए। उसके अलावा आईवी ग्राफ जो है डायोड का, फॉरवर्ड बैच में और रिवर्स बैच में ये आना चाहिए, और डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर, इनकी पूरी वर्किंग डायग्राम। अच्छा ये मैंने बता दिया 50 टॉपिक आपको लगभग करने हैं। अब सबसे जरूरी बात जो हर बच्चा सुनना चाहता होगा कि अगर सर आप ये करवा सकते हो कि मैंने इनमें से बहुत सारा ऑलरेडी करवा दिया है बेटा, आपको सिर्फ वो सारे वन शॉट में जाना है, न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो, इवन उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है तो आप पीडीएफ भी निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए पढ़ना तो वहां से पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन इनको सबको आपको नहीं छोड़ना है। अगर कोई टीचर आपको ऑनलाइन आके कह दे कि भैया आप सिर्फ 20 डेरिवेशन कर लो, सिर्फ 10 डेरिवेशन कर लो, तो भैया आप तो भैया बिल्कुल पास ही नहीं होंगे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। इसलिए कम से कम अभी यहां से देखो तो 15 एक दिन तो हमारे पास डेफिनेटली है, तो इन 15 दिन में 50 डेरिवेशन करना, 50 टॉपिक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि भैया 30 से 35 नंबर की तो थ्योरी के क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पर जुड़े रहो, वन शॉट रेगुलर आ रहे हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं। इनके अलावा अगर आपको कभी मेरे से माइंड मैप चाहिए, हमारे मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा शायद, हमने क्या किया हुआ है बेटा, एक एक
शीट पे, पूरी एक शीट पे एक फॉर्मूला शीट बना रखी है। अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर उसे परचेज कर सकते हो। एक ही शीट में पूरा का पूरा जो है, आप देखोगे कि पूरा का पूरा हमारा सारा चैप्टर लिखा हुआ, उसमें सारे न्यूमेरिकल, सारे फॉर्मूले, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो वहां से भी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। जो भी मेरे तरफ से हेल्प हो सकती है बेटा मैं वो करूंगा, लेकिन हाँ, इन 50 टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इन 50 के 50 टॉपिक को जरूर करना है। और प्लीज स्टे कनेक्टेड, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और यहीं कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि मैं आखिरी दिन तक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, कंटेंट देने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों।